तो चलिए अब हम इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं भी कहानी की तरह ही आपको समझाता रहा हूँ और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उन वीडियो पर भी। तो मैं इसे भी आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप इसे लिंक करेंगे और जल्दी याद कर लेंगे, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस कहानी को सुनिए और इसके साथ लिंक करिए अपने आप को, तो आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। तो ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी सन 1885 ईस्वी में। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ए ओ ह्यूम में भी कहा जाता है, ए ओ ह्यूम। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो आखिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की क्यों, तो चलिए थोड़ी पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, सन 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत ही मशहूर है। तो सन 1857 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि भारत के कोने कोने पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए थे। मतलब स्वतंत्रता के लिए भारत के चाहे नॉर्थ साइड हो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह विद्रोह होने शुरू हो गए थे। तो ए ह्यूम ने क्या सोचा, क्यों ना एक पार्टी यानी एक संघ का गठन किया जाए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, और वो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें बताए, तो उसके बाद हम सुनेंगे। मतलब उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि ये स्वतंत्रता दिलाए, उन्हें ये नहीं पता था कि यही कांग्रेस बाद जो आज एक चिंगारी है, बाद में एक आग का रूप धारण कर लेगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए इसका एक अहम योगदान होगा। उन्होंने इस सोच के लिए नहीं किया था। उन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि जैसे पूरे भारत का कुछ भी बात हो तो हमें बताएं और हमें इसका इसके बाद में सोचें और हमें इसे कैसे मैनेज करना है। इसलिए उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। पर बाद में इसी पार्टी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अपना अहम योगदान दिया। ए यूं का सोचना था कि ये हमसे मतलब अर्जी करेंगे, याचिका करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे हैंडल कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि यही पार्टी बाद में भारत को स्वतंत्रता दिलाएगी। तो चलिए, आप आशा करता हूँ आपको थोड़ा इसके पीछे की कहानी समझ आई होगी। अब इसके बाद में हम समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बम्बई के, जैसे जो आज बॉम्बे है इसे पहले बम्बई कहा जाता था, इसलिए मैंने बम्बई लिखा है क्योंकि हर जगह ये बम्बई ही मेंशन है, जिसे आज बॉम्बे कहा जाता है। तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पार्टी की स्थापना हुई, ये बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी, सन 1885 ईस्वी में की थी। तो उस समय के वायसराय कौन थे, तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। तो जो ये ए ह्यूम है, इन्होंने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम रखा था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। पर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने इसका नामकरण किया ये पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटेन में इन्होंने चुनाव जीता था और चुनाव जीतकर वहाँ की संसद में पहुँचने वाले पहले एशियाई थे। पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता और वहाँ की संसद में पहुँचे थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ प्रमुख बयान हैं जो कि एग्जाम में पीसीएस लेवल तक पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस मकसद से मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो ये कुछ प्रमुख बयान हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसे भी मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, फिरोज शाह मेहता। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ये जो पार्टी बनी थी एक तो पहले अंग्रेजी ने बनाई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था ना कि आगे जाके यही पार्टी स्वतंत्रता दिलाएगी, आगे जाके ये सब व्यक्ति उनसे जुड़े। पर शुरुआत में इन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है ये जनता की आवाज़ नहीं है। क्योंकि जो ये पार्टी थी, आगे हम पढ़ेंगे कि जो शुरुआत में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि जुड़े थे, मतलब सिर्फ 72 मेंबर थे, वो बहुत ही कम। जिन्होंने इसलिए कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज़ है ये पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, ये कुछ लोगों की ही आवाज़ है। उसके बाद जो समय के गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया जो वायसराय थे डफरिन, उन्होंने कहा था ये कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था, ये डफरिन ने कहा था। तो अगला बयान है अरविंदो घोष का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है ये भीख मांगने वाली संस्था है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी का गठन ही इस मकसद से किया था ताकि कुछ मेंबर हों और ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करें और कुछ भी कोई भी बात हो तो ये हमारे आगे
रिक्वेस्ट करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसे हैंडल कैसे करना है। मतलब जो जगह जगह पे विद्रोह हो रहे हैं उन्हें दबाया जा सके और हम कह सके कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, पर उस बात को सुना ना सके, बस हैंडल एक कहने की बात है कि वो कहा जा सके कि पूरे भारत की ये पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है और हम आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब उसे कैसे हैंडल करना है ये अंग्रेज ही देखते थे। इसीलिए मतलब ये जो सरकार के आगे रिक्वेस्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है, ये संघर्ष करना नहीं चाहती। उसके बाद आगे हम देखते हैं गांधी। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये जो बयान दिया था ये गांधी जी ने ये दिया था सन 1947 ईस्वी के बाद, मतलब जो आज़ाद हो गई थी, भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए कांग्रेस बनी थी उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पर कांग्रेस इतनी फेमस हो चुकी थी उस समय भारत में, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों ने, जो बाकी मेंबर थे, उन्होंने इसको समाप्त नहीं किया। पर गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बयान थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे कवर किया, आप इन्हें याद रखना। तो चलिए अब हमें अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है। वैसे तो देखा जाए तो जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये 50 से ज़्यादा हैं, पर मैंने इसमें लगभग 17-18 कवर किए हैं। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले देखा कि कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन्हीं को कवर किया है। इससे बाहर आपका कोई नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो 50 से भी ज़्यादा है, पर उतना हमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ना हम उतना याद कर पाएंगे। तो जितना हम याद कर सकते हैं और जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, और इसे करना कैसे है याद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले शुरुआत के देखते हैं। तो जैसे कि कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी, 1885 से। तो हमें शुरुआत करनी है 1885 से। तो पहले चार आपको याद रखने हैं, लगातार याद रहेंगे। पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887 और चौथा 1888। ये पहले चार अधिवेशन हैं। और ये अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए, ये गौर करने की बात है कि यहाँ पर बहुत सोच समझ के ये अधिवेशन यहाँ पर किए गए थे। पहला बम्बई में किया गया था, फिर कलकत्ता किया गया था, फिर मद्रास में किया गया था, और इलाहाबाद किया गया था। अभी आप बस इसे सुनिए, आपको खुद याद रहेंगे। बस अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप वो समझिए कि अधिवेशन कहाँ कहाँ किए गए, इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा जो है अधिवेशन कलकत्ता में किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। अब अध्यक्ष पर देख रहे हैं, अगर आप अध्यक्ष पर गौर करें तो जो पहले अध्यक्ष थे ये हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, और चौथे ईसाई थे। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो कांग्रेस पार्टी है ये पर्टिकुलर किसी चीज़ की पार्टी, मतलब पर्टिकुलर धर्म की पार्टी है। ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सब धर्मों के अध्यक्ष बनाए। पहले चार अध्यक्ष ही आप गौर करेंगे, पहले हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, और चौथे ईसाई थे। मतलब सभी धर्मों को इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि ये लगे, ये दिखाया जा सके कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सभी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, ना कि एक पर्टिकुलर जगह से ये अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। और अब अगर ये देखें कि कौन कौन से स्थान थे, मैं आपको मैप से बताता हूँ। देखिए पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, सीधा कोलकाता में, और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में, और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, मद्रास में। आप गौर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अधिवेशन हुआ। पहला तो बम्बई में हुआ जो कि भारत के पूरे वेस्ट में है, दूसरा कलकत्ता में हुआ जो कि ईस्ट में है, तीसरा मद्रास में हुआ जो कि साउथ में है, और चौथा इलाहाबाद में हुआ जो कि नॉर्थ में आ जाता है। तो देखा, इससे ये दिखाने की कोशिश की कि हम पूरे भारत के कोन को, मतलब हम एक जगह की पार्टी नहीं है, हम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष भी हर धर्म के रखे, और जो पहले चार अधिवेशन हुए वो भी भारत के चारों कोनों पे हुए। मैं आपको ये समझाना चाहता था। ये बस ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बस आपको याद रखने के लिए। तो चल अब हम मेन अपना देखते हैं। 1885 में मुंबई में विमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसीलिए तो कहा गया था कि ये सूक्ष्मदर्शियों की पार्टी है, क्योंकि जो पहले बाद में जो इसके अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत कम मेंबरों ने भाग लिया था, सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा कलकत्ता में हुआ जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया, तीसरा मद्रास में जिसमें बदरुद्दीन तैयब ने। इससे क्या पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि पूछ पूछ के घिसा दिया गया इस क्वेश्चन को कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट देखते हैं 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो पूछा जाए पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो विमेश चंद्र बनर्जी थे। इससे हमें इतना सीखने को मिला, और आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इतने पार्ट से। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए
आप घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से आपको याद होगा। बस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, और अगर एक बार नहीं याद होता, एक बार आप पूरा देख लेंगे समझ तो आ जाएगा आपको, फिर दूसरी बार देख के नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इसे याद कैसे करना है। हमने 4 याद करी हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 1896 का। हमको 1896 और उसके साथ याद करना है 1911। क्यों याद करना है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों से क्या पूछा जाता है, हर बार यही पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया और पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया। अब देख रहे हैं ना, एक पहली बार वंदे मातरम गाया गया और एक पहली बार जनगण मन कहाँ गाया। तो दोनों ही कोलकाता में गाए गए, स्थान एक ही है, याद रखिएगा, कलकत्ता। दोनों स्थान कलकत्ता में गए। कलकत्ता में ही ज़्यादातर अधिवेशन भी हुए हैं कांग्रेस के, क्योंकि जो कलकत्ता था ये अंग्रेजों के टाइम, आपको पता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, कलकत्ता ही थी। इसलिए ज़्यादातर अधिवेशन जो हुए हैं कलकत्ता में ही हुए, क्योंकि कलकत्ता एक प्रमुख स्थान था। तो पहली बार जो वंदे मातरम गीत गाया गया ये भी कलकत्ता में गाया गया, और जो पहली बार जनगण मन गाया गया ये भी कलकत्ता में गाया गया। और जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया ये किसकी अध्यक्षता में गाया गया, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया। याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में गाया गया, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो ये कलकत्ता में गाया गया। और 1911 में कलकत्ता में ही विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया। तो ये दो आपको लिंक करके रखने हैं, 1896 और 1911। इन दोनों को इकट्ठा याद करना है कि पहली बार वंदे मातरम ये भी कलकत्ता में गाया गया, पहली बार जनगण मन ये भी कलकत्ता में गाया गया। और जो वंदे मातरम के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी थे, और जनगण मन के अध्यक्ष कौन थे, विश्व नारायण धन। ये दो याद हो गए। और आपको ये तीन इकट्ठे याद करना है, 1905, 1906 और 1907। इनको इकट्ठा याद करना है। अब याद कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, वही अपनी कहानी से। तो उसके बाद अब हम देखते हैं 1905। अगर आप गौर करेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल में जाके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ कवर कराया है। तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि जो सन 1905 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, मतलब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आज आप जो देख रहे हैं ये जो बांग्लादेश बन गया, उस समय भी ऐसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को बांट दिया गया था। बाद में एकजुट हो गए थे और बाद में पाकिस्तान बन गया था, लेकिन 1905 ईस्वी में भी इसका विभाजन कर दिया गया था। इसके विभाजन करने के बाद वाराणसी में एक बैठक हुई थी। कहाँ पर, वाराणसी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी अध्यक्षता में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया, मतलब उसके विरोध में बंग भंग से क्या बनता है, बंग भंग मतलब बंग को भंग किया गया, मतलब बंगाल को विभाजित किया गया, उसके विरोध में आंदोलन किया गया, उसका समर्थन किया गया था। क्योंकि 1905 में ही, आप याद रख सकते हैं ना इसे, कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उसी समय बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था 1905 में ही। पूछा क्या जाता है कि बंग भंग आंदोलन का समर्थन कब हुआ था, तो सन 1905 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष ही पूछा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये उनके अध्यक्ष थे। तो 1905 के बाद मैंने बताया था आपको ये तीनों इकट्ठे याद रखने हैं, 1905, 1906 और 1907। तो अब देखते हैं 1906। तो 1906 भी कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में ही हुआ। ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना अधिवेशन कहाँ पर हुए थे, कलकत्ता में ही हुए थे। तो ये भी दादा भाई नौरोजी की ही अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें क्या है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो 1905 हो गया, 1906, उसके अगले साल अब आते हैं 1907। सात का जो हुआ ये कौन से स्थान पे, देखो आप सात से लिंक कर सकते हैं, सात सूरत, मतलब राइमिंग बैठ रही है ना, सात सूरत। तो 1907 में सूरत में ही हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। ये किसने किया था, रास बिहारी घोष ने। किसने, रास बिहारी घोष में। तो इस समय क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया और नरम दल और गरम दल में बट गया। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ नेता थे, उनको वो कहते थे कि हम अंग्रेज सरकार के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकते। जैसे कि इस पार्टी का क्या था कि कोई भी बात होती उसे रिक्वेस्ट की जाती थी। तो उनका नेताओं का वो कुछ मतलब गर्म स्वभाव के थे, इसीलिए नाम गरम दल रखा कि हम संघर्ष करेंगे, हिंसात्मक भी, हिंसा भी अपनाएंगे, लेकिन सरकार के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। इसलिए इसका विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन नरम दल में और कुछ गरम दल में, इनका विभाजन हो गया। ये मैंने जो इससे पहले हिस्ट्री की वीडियो बनाई है उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ कि नरम दल के कौन से नेता थे, गरम दल के कौन से नेता थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर जाके देख लेना। तो ये क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो सूरत के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है। और
आखिरी वाला तो हमने कर ही लिया, तो इसको याद कैसे करना है एक बार मैं आपको बताता हूँ। 1896 और 1911 को याद करना है, जनगणमन और वंदे मातरम, और 1905, 1906 और 1907 को इकट्ठा याद करना है। तो उसके बाद अब कुछ ही बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं 1916, ये कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। और अंबिका चरण मजूमदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा भी गया था इसलिए इसको इंक्लूड किया है। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। ये क्यों पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस समय जितने भी विभाजन हुए थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1916 मतलब 9 सालों बाद क्या हुआ, जितने भी विभाजन हुए थे, जैसे 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बट गई थी। मतलब मैंने आपको बताया नहीं इसमें, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। अब बता देता हूँ। तो और जो नरम दल गरम दल हैं, इनकी विभाजन हुआ था 7 में। तो क्या हुआ कि 1916 में ये जितने भी दल थे सब एकजुट हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, यही पूछा जाता है कि सब दल जो थे इनका समझौता कब हुआ। जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल सबके मध्य में समझौता हो गया, मतलब सब आपस में एकजुट हो गए। कब, 1916 में। इस इसमें क्वेश्चन क्या बना था अभी कि ये किसकी अध्यक्षता में एकजुट हुए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये एकजुट हुए थे। अब मैं अगर आपको बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता सकता हूँ इसमें। जैसे आप देखेंगे ना, अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसको आप थोड़ा रिलेट करेंगे, जैसे अंबिका चरण मतलब माँ अम्बे के चरण में गिर के, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ अम्बे के चरण में गिर के जितनी भी पार्टियां थी ये एकजुट हो गई। माँ अम्बे के चरण में गिर के जो पार्टियां थी वो एकजुट हो गई। उन्होंने माँ अम्बे के चरण में गिर के ये कसम खाई कि अब हम एकजुट हो जाएंगे, मतलब एकता में रहेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको थोड़ा ट्रिक से बता दिया क्योंकि ये अभी पूछा भी गया था। तो उसके बाद अगले साल 1917, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका अधिवेशन भी लखनऊ कलकत्ता में हुआ, सॉरी कलकत्ता में हुआ। ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना कलकत्ता में ही हुए हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब थोड़ा हम रिपीट करते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। तो और उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विमेश चंद्र बनर्जी थे। मैंने आपको पीछे बताया ना, देखो पहले अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। ये जो पहले पहले है ना, ये काफ़ी बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया है। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। ये 3 यहाँ से हो गए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है एक ये चीज़ में कि पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये देखें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो ये अब 1917 में देख रहे हैं, ये कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। मतलब पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए, इसी में बार बार कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है एग्जामिनर। वो ये पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर वहाँ पर लिखा आ जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये आपको याद रखना है। तो 1917 और 1925 को रिलेट करके चलना है कि 1917 को जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट वो पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1925 का जो अधिवेशन था, सरोजिनी नायडू जिसकी अध्यक्ष थी, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो 1916, 1917 और 1925 ये तीनों हमने याद किए। अब ये बचे 1920 और 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट इसमें कवर किए हैं, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो सभी कवर किए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि 50 से ज़्यादा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं के कवर किया, क्योंकि एक किसी न किसी में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो 1920 में हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। कब, कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। तो अगर आप थोड़ा लिंक करें, मैंने जब आपको महात्मा गांधी जी का पूरा बताया था वीडियो में, गांधी आंदोलन जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए थे, मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप अपने इस चैनल में जाकर जरूर देखना। तो 1920 का टाइम अगर आप याद करेंगे तो उस समय क्या हो रहा था, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हो रहा था ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था, मैंने उस समय भी आपको बताया था। तो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया था। ये 1920 ईस्वी की बात है। ये नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ और वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। क्योंकि असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था, तो कोई वीर व्यक्ति ही चाहिए ना जो इसके खिलाफ अध्यक्षता रखे। तो वीर राघवाचारी थे वो, उन्होंने इसके वो अध्यक्ष बने थे। तो इस समय क्या हुआ था, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। तो उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। वो पारित कहाँ हुआ था, इसी अधिवेशन में हुआ था। और इसमें दो चीज़ें हुई थी, और कांग्रेस के जो संविधान में परिवर्तन हुआ था। अलग अगर कोई गठन, कोई भी संगठन बन रहा है तो ऐसे कैसे चलता है, कोई ना कोई संविधान, कोई रूल रेगुलेशन चाहिए ना। तो जो कांग्रेस का संविधान था उसमें परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन क्या हुआ था, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसमें यह परिवर्तन हुआ था कि इसमें यह हुआ था कि अगर कोई भी 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति अब कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, और उसको बनने के लिए उसे क्या होना करना पड़ेगा, 25 पैसे का चंदा देना पड़ेगा। तो दो कंडीशन थी, एक तो उसे 25 पैसे का चंदा देना पड़ेगा, एक तरह आप एंट्री फीस समझ लीजिए।
25 पैसा चंदा देकर, और उसकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो अगर वो 21 वर्ष का है और 25 पैसा चंदा देता है तो कांग्रेस पार्टी का मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी के संविधान में परिवर्तन हुआ था और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। इसे तो याद रखना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया ना 1920 ईस्वी में हुआ, क्योंकि 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन हुआ, काफ़ी फेमस था, तो आपको याद होना चाहिए। और वीर, मैंने कहा ना, कोई असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, कोई वीर व्यक्ति ही चाहिए, तो उसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की। और बाकी मैंने आपको बताया कि संविधान में परिवर्तन भी इसी समय में हुआ था और असहयोग प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। पारित होने के बाद आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है 1926, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया, कहने की कोई हद नहीं है कि 1924 का जो अधिवेशन है ये क्यों फेमस है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और याद रखिएगा, पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, वो ये थी बेलगांव में की थी। बेलगांव कहाँ में है? कर्नाटक में है। तो बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, कितनी बार? सिर्फ एक ही बार। ये प्रश्न पूछा गया कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने महात्मा गांधी, तो आपने कई, हम सोचते होंगे कि महात्मा गांधी मतलब कई बार बने होंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी सन 1924 ईस्वी में बने हैं। उसके बाद इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की, ना इससे पहले कभी की, सिर्फ एक ही बार की, वो बेलगांव में की। इसलिए मैंने लिखा ना, गांधी जी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गांधी जी कब किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव के अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे। तो याद हो गया, 1925 वाला मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसको याद करने का तरीका कैसे था? 1916 का याद करना था, अंबिका चरण मजूमदार, अम्बे माँ के चरणों में गिर के सभी पार्टियां एक मतलब इकट्ठा होने की उन्होंने कसम खाई। उसके बाद 1917 और 1925 को इकट्ठा याद करना है, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1920 वाला कोई वीर ही करेगा सहयोग आंदोलन, और महात्मा गांधी एक ही बार बने, ठीक है। ये चारों ही हो गए, बस अब कुछ ही बचे हैं, यही 4 बचे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप टेस्ट लगा लेना, आप मतलब देखना कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब उस देखना है, ये देखो याद कैसे करना। 1919 1929 और 1931 ये दोनों पाकिस्तान में हुए, एक लाहौर में हुआ और एक कराची में हुआ। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की? एक भारत के प्रधानमंत्री ने की, और 1931 वाले भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों ने ही पाकिस्तान में अध्यक्षता की थी। इंटरेस्टिंग है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लाहौर में की थी, लास्ट याद रखना, लाल लाहौर। और जो कराची वाला है, ये वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है ना, 2 साल बाद। तो इसमें हुआ क्या था, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग हुई थी कि अब हमने पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए, अब अंग्रेजों को हमें भगाना है। अब पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। इससे आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने मांग की थी, इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। मतलब ऐसा हुआ नहीं था, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। पर और ये कहाँ पर हुई थी? लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 1931 कराची, 2 साल बाद कराची में हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, कौन? वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किया था कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। मतलब इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कुछ मौलिक अधिकार के जो प्रस्ताव थे वो पारित हुए थे वल्लभ भाई पटेल के अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 2 ही बचे हैं, एक 1937 और एक 1947। 1929 और 31 को इकट्ठा याद करना है, और 1937 का तो आप याद कर ही लेंगे। 37 का क्यों इंपॉर्टेंट है? 37 का इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखना। पर ये पहली बार था कि गांव में अधिवेशन होता। अभी तक के जितना भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो सब ज़्यादातर शहरों में, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए। लेकिन जो पहला ये अधिवेशन था, ये था कि किसी गांव में हुआ था, पर्टिकुलर गांव में। और गांव कहाँ पर है? ये यूपी में, फैजपुर है, यूपी के फैजपुर गांव में हुआ था पहली बार अधिवेशन। इसलिए ये पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए जनता लुभावी थी और इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार गाँव में अधिवेशन हुआ। और उसके बाद लास्ट बचा 1947, स्वतंत्रता के समय। ये इसलिए पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता के समय जब भारत को स्वतंत्रता मिली सन 1947 ईस्वी को, ये इसका अधिवेशन हुआ मेरठ में, और जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ना, 1929, 31 और 37 और 47। तो शुरुआत करते हैं 1885 की प्रमुख घटना से। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लेना। मैंने उसमें कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं सभी को कवर किया है, तो इसमें भी मैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम भी कहा जाता है, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्थान पूछ लिया जाए तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था, क्योंकि जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। इतना कुछ आपको कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 1885 के बाद 1916 का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है होम रूल आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो आखिर ये है क्या, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल था, उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये कारण था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तब विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन है भारत को आज़ाद कर देगा। परंतु जल्दी कांग्रेस को यह पता चल गया कि जो अंग्रेजी सरकार है ऐसा नहीं करेगी, तो उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। तो होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित है, ये कई बार पूछा गया है। तो होम रूल आंदोलन जो है वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, और इसे दो लोगों ने शुरुआत की थी। सबसे पहले इसकी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत पुणे के बेलगांव से की थी, और एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। कई बार पूछा गया है कि बेलगांव से किसने शुरुआत की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसे आप इजीली याद भी कर सकते हैं। देखिए बेलगांव और बाल, इसकी शुरुआत देखिए ना, बेल और बाल एक ही तरह से शुरू हो रहे हैं, तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं इजीली। तो होम रूल आंदोलन के बाद अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट। तो ये है घटना है 19 मार्च 1919 की। तो 1919 में तीन प्रमुख घटनाएं हुई थी, और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। पहला है रोलेट एक्ट, दूसरा आगे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। तो जैसा कि हमने देखा होम रूल आंदोलन के समय क्या हुआ था कि जो भारतीय थे इन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था कांग्रेस से, ये सोच कर कि भारत को आज़ाद कर देंगी, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वो रोलेट एक्ट लेकर आ गए। तो रोलेट एक्ट क्या था, ये एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब अगर अंग्रेजी सरकार को किसी भी व्यक्ति पर शक हो जाता था तो वह उसे बिना अपील के और बिना दलील के उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, किसे, रोलेट एक्ट को। और रोलेट एक्ट के तहत ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, इन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रोलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो दो लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ही इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो किया गया 10 अप्रैल को। उसके 3 ही दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को वैसाखी मनाई जाती है। तो वैसाखी वाले दिन ही जलियांवाला बाग में का हत्याकांड हुआ था। तो इसमें क्या होता है, रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, क्योंकि जो पंजाब के नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए पंजाब में ये सभा बुलाई गई थी। और वहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था कि हम अपने नेता को कैसे छुड़ाएं, और रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, और काफ़ी लोग उस समय मारे गए थे। और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा केसरी हिंद की तो उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी को, और सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। दोनों ने इस उपाधि को इस घटना के बाद त्याग दिया और इसे लौटा दिया वापस अंग्रेजी सरकार को। आज भी आप देखते हैं मीडिया में, आपने खबर सुनी होगी, जब भारतीय सरकार से लोग असंतुष्ट होते हैं तो अपनी पद्म विभूषण की उपाधि, पद्मश्री की उपाधि लौटा देते हैं ना। आप सुनते हैं कि पुरस्कार लौटाए गए, तो उस समय भी महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि उन्हें मिली थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घटना के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। और इस घटना होने के बाद एक कमीशन बैठाया गया जिसे कहा जाता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था इस घटना की जांच के लिए कि आप देखिए किसकी गलती थी, पर कुछ हुआ नहीं इसमें। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार कि उन्होंने बताया कि सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार बताया गया कि लगभग 1000 व्यक्ति इस घटना के दौरान मारे गए थे। पर जो उस रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें एक भारतीय था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था, उसका नाम था हंसराज। तो हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं किया, पर जब एग्जामिनर को जो शिफ्ट को टफ बनाना होता है तो ऐसा क्वेश्चन वो पुट कर देता है। इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये भी 1919 की ही घटना है। तो 3 घटना है आपको याद रखनी है 1919 में। पहला रोलेट एक्ट, दूसरा उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। तो आखिर खलीफा का पद क्या था जिसके समर्थन में भारतीय थे और ब्रिटेन इसके खिलाफ था।
तो मैं आपको बताता हूँ, तुर्की में जो खलीफा का पद था ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था। मतलब खलीफा का जो पद था इसे ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था, जिसे ब्रिटेन सरकार क्या कर चाहती थी, उसे खत्म करना चाहती थी। इसलिए जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं इससे नाराज हो गए, और इसका जो असर भारतीय मुसलमानों पर भी देखने को मिला। भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए कि आप कैसे हमारे खलीफा का पद को मतलब खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और भारत में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दो भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी खिलाफत आंदोलन की। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की, तो उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। याद रखिएगा आप इसे। अब खिलाफत आंदोलन के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हंटर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया और खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात नहीं बन रही थी। इसलिए 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। और असहयोग आंदोलन का मतलब ही है कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना। आप देख रहे हैं ना, इस असहयोग, असहयोग का मतलब क्या है कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसका बिल्कुल सहयोग ना करना। और इसमें क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय जो सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर ही भाग लिया। इस समय कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, और जो भारतीय थे उन्होंने टैक्स देना भी बंद कर दिया था, ताकि किसी भी तरह जो अंग्रेजी हुकूमत है उस पर दबाव बनाया जाए। और लोगों ने बाद में जो है विदेशी कपड़े थे उसे भी जलाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें समय भाग लिया था, और जो अंग्रेजी सरकार था उसका पूरा तरह से असहयोग आंदोलन उसके खिलाफ बहुत ही जोर तौर से चलाया था, पर इसका भी कोई बाद में परिणाम नहीं निकला था। और उस समय 1920 में यह आंदोलन चला था, और उसके 2 साल बाद चोरी चौरा कांड हो गया। बहुत ही प्रमुख घटना इतिहास की चोरी चौरा कांड। तो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने क्या किया, गोरखपुर के एक थाना था चोरी चौरा, उसमें पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें क्या हुआ 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। क्या हुआ था कि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो उस समय पुलिस ने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी लोगों के ऊपर। तो जो भीड़ है वो गुस्सा में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, जो भी थाना था उसमें आग लगा दी थी, और लोगों के जो पुलिस थे उसको भी उन्होंने आग में झोंक दिया था, और कई पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए थे। तो ये जो हिंसक घटना हो गई थी, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, मतलब वहीं पर खत्म कर दिया। क्योंकि गांधी जी जो थे वो हिंसा के विरोध में थे ना, तो जो जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे खत्म कर दिया। तो 1922 के बाद अब हम देखते हैं 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच में भी गांधी जी ने कई आंदोलन किए, पर मैंने उसको स्पेशल एक वीडियो में बता रखा है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं सभी को मैंने उस वीडियो में बताया, छोटी सी वीडियो में है। मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। इसमें मैं बस प्रमुख प्रमुख आंदोलन को ही कवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने की थी 12 मार्च 1930 को, और इसकी शुरुआत की थी दांडी मार्च से। तो ये आखिर आंदोलन गांधी जी को करना क्यों पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को कुल 11 मांगे रखी थी, जिसे कहा जाता है 11 सूत्रीय मांग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 सूत्रीय मांग, 11 मांगे थे इसमें। मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 11 मांगे थी। तो वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, उनके सम्मुख क्या क्या गांधी जी ने 11 कुल मांगे रखी थी, और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब उसे नहीं माना। जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, और काफ़ी जोरों से इस आंदोलन को शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनर इनसे सवाल पूछता है और बहुत ही डीपली पूछता है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कवर किया है, ध्यान से सुनिएगा। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को, और तीसरा हुआ था 1932 को। तीनों लगातार हैं, इसलिए आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 को, उसी दौरान गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। तो आखिर ये गोलमेज सम्मेलन क्यों शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना महात्मा गांधी को लंदन बुलाया जाए, और लंदन बुलाकर उन्हें कुछ प्रस्ताव दे उनके सामने रखे जाएं कि हम आपकी इतनी बातों को मान लेंगे, और आप ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दो। इसलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन को रखा गया। तो इसे आप जैसे नाम के देख रहे हैं, गोल मेज मतलब राउंड टेबल, तो इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि उस समय ये राउंड टेबल पर ही सम्मेलन हुआ था। आप इसका भी एक मतलब होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टेबल, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठता है वो क्या होता है, वो हेड होता है। घर का जो आप डाइनिंग टेबल भी देखेंगे कि जहाँ पर सब बैठकर रोटी खाते हैं, वहाँ पर भी आप इस चेयर पर किसको बैठाते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, और बाकी फैमिली के मेंबर यहाँ पर बैठते हैं। पर जो राउंड टेबल होता है इसमें सभी बराबर हैं, कोई मुखिया नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर राउंड टेबल में मीटिंग हो रही है मतलब सबके बराबर है। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को बराबर अधिकार दे रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग रख रहे हैं, मतलब कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, इसलिए उन्होंने गोल में सम्मेलन रखा है। इसका भी अपना मतलब एक मकसद था उस समय उनका। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे एक ही जगह पर हुए थे, कहाँ पर, लंदन में हुए थे।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भी कई लोगों ने लिया था, पर हरदम एग्जाम में यही पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही दिया होगा, इसलिए याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उस समय इंग्लैंड का एक ही प्रधानमंत्री था जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी तीनों में भाग लिया था और उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो अब देखते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। आपको बस 1930 याद रखना है, डेट आपको नहीं याद रखनी। और ये कहाँ पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है, वहीं पर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे उस समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1930 में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सभी अंग्रेजों के विरोध थे, तो कैसे उसमें भाग लेंगे? इसलिए कांग्रेस ने और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और भाग किसने लिया था? तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली, इन तीनों ने उसमें भाग लिया था। तो पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के किस नेता ने भाग लिया था, तो ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली, इन्होंने उसमें भाग लिया था। और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया था, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इस समय भी वो दलित वर्ग के नेता के रूप में गए थे वहाँ पर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था इसमें, याद रखिएगा। पर कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो अंग्रेजों ने क्यों रखा था? ताकि गांधी जी को बुलाया जाए और उनसे कुछ जो लुभावने प्रस्ताव उन्हें दिया जाए और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं इसे खत्म कर दीजिए। पर गांधी जी जब वहाँ पर पहुंचे ही नहीं, तो जो गोलमेज सम्मेलन का उसका मतलब कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए उसके बाद उसके ठीक ही बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय, उस समय का वायसराय कौन था? मैंने बताया था ना, लॉर्ड इरविन था। तो उसी के बीच में ये समझौता हुआ, जिसे महात्मा गांधी का और इरविन के बीच में समझौता, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो उसमें लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। और तीसरी शर्त थी कि जो ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया जा रहा है, मतलब जो वहाँ का उनके सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, वो ना किया जाए। तो ये तीन शर्तें लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के समक्ष रखी। तो महात्मा गांधी जी ने भी इसके बदले में क्या, वही अपनी 11 सूत्रीय मांग, 11 मांगे रखी थी। अगर आप अब मेरी ये 11 मांगों को मान लोगे तो मैं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दूंगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लूंगा। पर उस समय अंग्रेजों ने क्या कहा कि हामी भर दी कि हाँ, हम आपकी 11 मांगों के मान लेंगे और आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ जाइए। पर बाद में उन्होंने इस मांग को माना नहीं और बाद में महात्मा गांधी जी ने भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और फिर से सविनय अवज्ञा को आंदोलन को शुरू कर दिया। मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आप इतना समझिए कि उस समय उसने हामी भर दी और गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हो गया कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो अब हम देखते हैं, पहले 11 सूत्रीय मांग देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये कुल 11 मांग है जो गांधी जी ने उसमें इरविन के समक्ष रखी थी। और एग्जाम में आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 मांगे होंगी और एक मांग है जो गांधी जी ने नहीं रखी होगी। और आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गलत कथन है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको 11 सूत्रीय मांग पता होगी तभी ना। तो पहली मांग गांधी जी ने रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध कर दिया जाए, शराब को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी मांग थी जो भूमि लगान है आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथी मांग थी कि जो नमक पर कर लग रहा है इसे समाप्त कर दिया जाए। पांचवी मांग थी कि जो सेना संबंधी व्यय है उसे कम से कम 50% की कमी हो, मतलब सेना पर ज़्यादा खर्चा ना हो। और छठवीं मांग थी कि जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन है उसे आधा कर दिया जाए। और सातवीं मांग थी कि जो विदेशी वस्त्रों की आयात पर जो निषेध कर लगे, जो आयात हो रहा है विदेशी वस्त्रों पर उस पर एक कर लगाया जाए जिसका नाम रखा है निषेध कर लगे। और आठवीं जो मांग थी वो थी कि भारतीय समुद्री तट पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, मतलब जो भारतीय जहाज है उनके लिए सुरक्षित किया जाए उसे, और इसके लिए कानून का निर्माण हो। और नौवीं मांग थी कि जो सभी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, मतलब जिन्हें को भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, बंदी बनाकर रखा हुआ राजनीतिक लोगों को, उनको छोड़ दिया जाए। और 10वीं मांग थी कि गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था ना, आपको पता है, रोलेट एक्ट लगाया था, मतलब किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाए, जिसे गुप्तचर पुलिस कहा गया था। उसे उन्होंने गांधी जी ने कहा इसको हटा दिया जाए। और 11वीं मांग थी कि आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। ये कुल 11 मांगे थी जो उस समय गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी, इसलिए आपको इसे पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को। तो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, तो उसके समझौते के तहत क्या करना था कि गांधी जी को इस सम्मेलन में भाग लेना था। तो गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो सेंट पॉल पैलेस जो कि लंदन में है, क्योंकि तीनों सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में ही हुए थे।
और उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। पहले सम्मेलन में कौन वायसराय था? लॉर्ड इरविन, और दूसरे में लॉर्ड लिनलिथगो। तो कौन कौन से सदस्य ने इसमें भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने तो तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन आए थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन आए थे। एसएससी में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से लंदन आए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो याद रखिएगा, एस राजपूताना जहाज से। और जब महात्मा गांधी जी लंदन आए थे तो एक फ्रैंक मॉरिस अंग्रेज व्यक्ति था, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था उस समय। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस ने। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए थे तो उस समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता, बस आप इसकी डेट याद रखिएगा। जो पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, ये 32 में, वह लंदन में ही था। तो उसके बाद जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब गांधी जी ने भाग लिया, पर जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी गांधी जी ने, उसको अंग्रेजी सरकार ने माना नहीं। उन्होंने बस इसलिए हमें भर दिया था ताकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, पर जब उन्होंने माना नहीं तो कांग्रेस ने उसके बाद इसका भी बहिष्कार कर दिया। और मतलब फिर ये क्या हुआ, यह सम्मेलन भी पूरी तरह से असफल रहा इसमें, क्योंकि कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, महात्मा गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया। और उन्होंने फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित किया था, उन्होंने फिर से उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं पूना समझौता। तो पूना समझौता क्या है? जैसे 1930, 31, 32 तीनों सम्मेलन हुए, तो 1932 में क्या हुआ? पूना समझौता। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ के जेल में? तो यरवदा जेल, ये पुणे में है। वहाँ पर महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया गया। तो उसी समय महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अभी जो आरआरबी के पेपर चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें ये पूछा गया था कि जो पूना समझौता हुआ है ये किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कहाँ पर? यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया था। और इसका परिणाम क्या निकला? क्योंकि मतलब कि जो समझौता हुआ अम्बेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में, इसका परिणाम क्या निकला? तो क्या हुआ? जो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सुरक्षित रिजर्व सीटें होती हैं उसे 18% बढ़ा दिया गया। आज भी आप देखते हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा में एससी कास्ट हो या एसटी जाति के लिए वहाँ पर रिजर्व सीटें होती हैं, तो उस समय भी केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। और जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें पहले दलित वर्ग की 71 सीटें थी, 71 थी, और जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। दोनों याद रखिएगा, पुनः समझौता। तो पुनः समझौता के बाद ये हुआ था अपना 1932 को। उसके बाद हम आते हैं सीधा 1940 में। तो 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ पड़ी। तो पाकिस्तान की मांग किसने की? तो 24 मार्च 1940 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसकी मैंने चर्चा की थी ना कांग्रेस के अधिवेशन में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, मैंने सभी अधिवेशन की उसमें विस्तार से चर्चा की है। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे प्रमुख? अपने जिन्ना साहब, उन्होंने ही इसकी मांग की कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उसके बाद 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन योजना के तहत उस समय वायसराय थे माउंटबेटन। तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मानता है। वो मानता है कि मैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो उस समय 1947 को क्या हुआ था, ये आप देख रहे हैं। ये जो पाकिस्तान है इसे पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाले पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान से ही आज़ाद हुआ है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो उस समय इसके जो रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन ने तो इसको योजना रखी थी कि अलग कर दिया जाए, पर रेड क्लिफ को इसकी मतलब कार्यभार सौंप दिया कि आप पूरे भारत का जो है नक्शा, इसको भारत को पाकिस्तान से अलग कीजिए। तो वो बैठा, उसने नक्शा रखा। रेड क्लिफ कभी भी, आपको बात बता दूं कि रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था। मतलब उसने ये नहीं देखा कि भारत में क्या है, कुछ नहीं, बस उसने नक्शा रखा और जो भी इस तरफ के थाने थे, मतलब सभी थानों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप देखते हैं ना आपके इलाके का थाना होता है, उसमें उसने क्या किया, जो भी इधर के थाने थे सभी को आपस में खींच दिया, लाइन खींच दी, और इधर बैठा इधर भी लाइन में खींच दी, इधर भी थानों को मिला दिया और कहा कि ये पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हो गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और आप देखते होंगे कि उसमें कई लोगों के खेत क्या हुआ, भारत में थे और घर पाकिस्तान में, इसी कारण, क्योंकि उसने बैठा, उसने बस सीधे लाइन खींच दी कि भाई ये इतने जो थाने हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान बन गया। उसको ये नहीं पता था कि भाई थाने कहाँ है, किसी खेत कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, कुछ नहीं, बस उन्हें ऐसे नक्शा रखा और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। तो ये तो एक फैक्ट था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आपको तो ये याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है इसको, और माउंटबेटन योजना के तहत अलग किया गया था।
उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो उन्होंने ये भूदान आंदोलन क्या है इसके बारे में बताता हूँ। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी के बाद ये देखा गया था कि जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो ज़मींदारों के पास थी, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर रखा था। और जो भारत के जो बेचारे किसान थे, गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो विनोबा भावे ने उनसे ज़मीनों को, जो ज़मींदार थे, उनसे ज़मीनों को दान देने को कहा कि आप दान दीजिए, और इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तो लोगों ने दान दी भी, जो ज़मींदार थे उन्होंने ज़मीनों को दान दिया। और सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये दान की थी, इसलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया, क्योंकि ज़मींदारों ने अपने भूमि का दान किया था। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट पे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।